Hello guys, welcome to my channel. It's Madhu in front of you with another video of optics. We were studying geometrical optics, which was our first unit. So, in the last video, we have discussed or we have derived the formula for Abbe's sign condition. In this video, we're gonna to consider or we're gonna to study about the law of Lagrange's or the लॉ ऑफ हेल्महोल्ट्ज। यानी कि इस वीडियो में हम लाग्रांजेस या हेल्महोल्ट्ज का जो नियम है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था कि आबे साइन कंडीशन थी, तो उसमें आबे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और कंडीशन दी थी साइन के लिए, तो आबे साइन कंडीशन हो गई। सेम यहीं पे लाग्रांजेस ने दी थी, दिया था ये लॉ, ये नियम लाग्रांजेस ने दिया था, इसलिए लाग्रांजेस लॉ हो गया और हेल्महोल्ट्ज लॉ भी कहते हैं। बाकी क्वेश्चन आता है लाग्रांज का नियम क्या होता है या फिर लाग्रांजेस लॉ क्या है। हेल्महोल्ट्ज जो नाम है या हेल्महोल्ट्ज जो नाम है वो नहीं आता है, तो ये इस नाम से आएगा लाग्रांजेस का नियम समझाइए। तो करना क्या है, हमेशा के जैसे हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस एलिमेंट मान लिया है, इसके अपर और लोअर पॉइंट जो है वहाँ से हमने रेस डाल ली है। पॉइंट ए से यहाँ पे हम ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी मान देते हैं। तो पॉइंट ए से हमने एक रे डाल ली है जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करती हुई पी से निकल जाती है। ए से रे डाली जो ए से डी की तरफ होते हुए पी की तरफ निकल जाती है। सेम वैसे ही अब हम इसके ऊपरी पॉइंट से यानी बी से डाल लेंगे। तो हमेशा हम क्या करते हैं, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है हम ऑप्टिकल सेंटर एम से होते हुए हम रे डाल लेंगे। तो पॉइंट बी से ऑप्टिकल सेंटर एम की तरफ से होते हुए और यहाँ पे पॉइंट क्यू की तरफ एक रे जा रही है, तो हमारी इमेज जो है फाइनल इमेज पी क्यू बनेगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पी पे एक रे आ रही है, यहाँ पे पॉइंट क्यू पे एक रे आ रही है ए और बी से। तो हमारी इमेज जो है पी क्यू फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, ऑब्जेक्ट की हाइट h1 है, इमेज की हाइट h2 है, और ये हमारे पास ए एम माइनस यू यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई, जो कि इस तरफ है तो नेगेटिव माइनस यू, और ये हमारी इमेज की जो डिस्टेंस है वो वी मान ली हमने, लेंथ ऑफ इमेज वी मान ली। अब हम हमेशा ये जो एंगल थीटा 1 लेते हैं और ये माइनस ऑफ थीटा 2, माइनस क्यों, क्योंकि इमेज उल्टी बन रही है, तो माइनस ऑफ थीटा 2। ये एंगल यहाँ पे हम फाई 1 मान लेंगे और ये एंगल फाई 2 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन में जब कुछ भी आता है ना तो सबसे पहले आता है स्नेल्स लॉ, क्योंकि दो ही तो लॉ है और उसमें से एक स्नेल का आ गया, मतलब एक तो जो है वो तो कॉमन नहीं है दोनों में। तो स्नेल्स लॉ जो कि होता है μ1 साइन फाई 1 इज इक्वल टू μ2 साइन फाई 2। अब आप कहेंगे ये क्या नहीं बला गई, हम तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर पढ़ते हैं, साइन फाई 1 और साइन फाई 2 कहाँ से आया। तो ये जो होते हैं ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं इनमें या फिर लेंसेज वगैरह में, मिरर में, जो लेफ्ट साइड की सारी चीज़ें होती है वो बराबर होती है राइट साइड की सारी चीज़ों के, इसीलिए μ1 बराबर होता है μ2 के। तो साइन आई साइन आर के बराबर होगा, साइन फाई 1 भी साइन फाई 2 के बराबर होगा। इसको भी हम स्नेल का लॉ ही कंसिडर करेंगे, इसमें कोई धारा नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये साइन फाई 1 इज इक्वल टू साइन फाई 2 हो गया। अब हम क्या कहते हैं कि जब एंगल वो छोटा हो ना तो टेन थीटा को लगभग बराबर साइन थीटा के मान सकते हैं, इसीलिए साइन थीटा को भी लगभग बराबर टेन थीटा के मान लेंगे। और यहाँ पे फाई 1 है तो इसको हम टेन फाई 1, यानी कि अगर हमारे पास होता कि टेन फाई 1 अगर होता ना तो उसको लगभग बराबर साइन फाई 1 के मान सकते थे, पर यहाँ पे तो साइन फाई 1 और साइन फाई 2 है पहले से, तो एक काम करते हैं इसको ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे साइन फाई 1 को लगभग बराबर, क्योंकि एंगल छोटा है तो साइन फाई 1 को टेन फाई 1 और साइन फाई 2 को लगभग बराबर टेन फाई 2 के मान सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम साइन फाई 1 को टेन फाई 1 से और साइन फाई 2 को टेन फाई 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो हम करेंगे μ1 टेन फाई 1 इज इक्वल टू μ2 टेन फाई 2। आ गया, इसको हमने ये बना लिया क्यों, क्योंकि एंगल है बहुत छोटा और एंगल छोटा है तो साइन थीटा को लगभग बराबर टेन थीटा के लिख सकते हैं, टेन थीटा को लगभग बराबर साइन थीटा के लिख सकते हैं। तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, मतलब इसको भी इसके बराबर लिख सकते हैं। तो साइन फाई 1 को लगभग बराबर टेन फाई 1 के और साइन फाई 2 को लगभग बराबर टेन फाई 2 के लिख देंगे। तो यहाँ पे साइन फाई को हमने टेन फाई से रिप्लेस कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो फाई वन मानना है इसके टेन की, यानी टेन फाई वन की और टेन फाई टू की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को कर देंगे डिवाइड। इसी तरह टेन थीटा वन और टेन थीटा टू की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको कर देंगे डिवाइड। क्यों करेंगे वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बी ए एम या फिर ए बी एम, ठीक है, तो ट्राइंगल बी ए एम और ट्राइंगल ये हमारे पास आ गया। चलो एक बार ही कर लेते, ट्राइंगल बी ए एम, इसमें हमारा जो आएगा क्या आ रहा है, फाई वन, बी ए एम, इसमें हमारा फाई वन, तो टेन फाई वन की वैल्यू निकलेगी ना इसमें, तो टेन फाई वन क्या हो जाएगा, टेन फाई वन जो हमारा आएगा, टेन फाई वन ये वाला, ये हमारे पास आएगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच वन अपॉन बेस माइनस यू, तो टेन फाई वन आएगा एच वन अपॉन माइनस यू, एच वन अपॉन माइनस यू। इसी तरह टेन फाई टू जो आएगा वो हमारा इधर से निकलेगा, पी एम क्यू या फिर एम पी क्यू, सॉरी पी एम क्यू, क्योंकि एंगल ये बीच में आना चाहिए, तो पी एम क्यू से, तो बाय ट्राइंगल एंड बाय ट्राइंगल हम कह देंगे पी एम क्यू। तो बी ए एम से टेन फाइव वन की और पी एम क्यू से टेन फाइव टू की वैल्यू जो हमारे पास आएगी ये है एच टू, बट है माइनस का, तो माइनस एच टू अपॉन वी, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर ये है, ये हमारा बेस है, तो एच टू वो भी माइनस का, एच टू अपॉन ये डिस्टेंस हमारे पास वी है, इमेज डिस्टेंस, तो माइनस ऑफ एच टू अपॉन वी, क्या कहा मैंने, माइनस ऑफ एच टू अपॉन वी आ गया। टेन फाइव वन की वैल्यू आई एच वन अपॉन माइनस यू, टेन फाइव टू की वैल्यू आई माइनस ऑफ एच टू अपॉन वी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को टेन फाइव वन अपॉन टेन फाइव टू, हमारे पास इन दोनों का हमने कर लिया रेशियो। क्यों किया, मैंने पहले ही कहा था कि हम करेंगे ये वाला टेन फाइव वन और टेन फाइव टू निकाल लेंगे, उनका रेशियो करेंगे, टेन थीटा वन और टेन थीटा टू निकाल लेंगे, उनका रेशियो करेंगे, कर लेते हैं। तो टेन फाइव वन हमारे पास है एच वन अपॉन माइनस का यू, और टेन फाइव टू जो हमारे पास है माइनस एच टू अपॉन वी, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट और ये आएगा एच वन वी अपॉन एच टू यू आ गया, ठीक है। तो टेन फाइव वन अपॉन टेन फाइव टू की वैल्यू हमारे पास आई एच वन अपॉन एच टू वी अपॉन यू आ गई, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे थीटा, तो ये हमारा आएगा थीटा, ये कहाँ से निकलेगा, ये हमने कहा था कि जब द्वारक बहुत छोटा हो तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम पॉइंट जी कोई भी डिफाइन कर देंगे, तो इस ट्रायंगल से अब निकलेगी टेन थीटा वन की वैल्यू और यहाँ से निकलेगी टेन थीटा टू माइनस ऑफ टेन थीटा टू, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ से, क्योंकि ये द्वारक जो होता है वो छोटा होता है इसलिए इसको स्ट्रेट मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम पॉइंट डी जी डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पे डी जी मान लिया हमने, ठीक है। तो हम बाय ट्रायंगल डी ए जी या फिर बाय ट्रायंगल डी जी ए, नाम कोई भी दे सकते हैं, तो बाय ट्रायंगल डी ए जी से हम क्या कहेंगे, बाय ट्रायंगल डी ए जी और कौन सा ट्रायंगल, डी जी पी, ठीक है। तो डी ए जी और डी जी पी से हम निकालेंगे वैल्यू एंड डी जी पी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल से हम निकालेंगे वैल्यू, ये हमारा ट्रायंगल डी ए जी एंड डी जी पी, डी ए जी, इससे हम निकालेंगे थीटा वन की वैल्यू, तो सॉरी टेन थीटा वन की, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा, फिर से परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एच, यहाँ पे ये एच वन था तो यहाँ पे एच वन अपॉन, सॉरी यहाँ से ये जो ट्रायंगल है डी जी ए, तो इसमें डी जी अपॉन ये हमारे पास ए जी, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे टेन थीटा वन की, तो ये हमारा थीटा वन है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो टेन थीटा वन बराबर डी जी अपॉन ए जी हो गया, डी जी अपॉन ए जी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डी जी अपॉन ए जी आ गया हमारे पास। तो टेन थीटा वन बराबर डी जी अपॉन ए जी
और इसी तरह हम tan थीटा टू मतलब पहले ये कर लेते हैं। तो tan थीटा 1 बराबर डी जी अपन ए जी। अब डी जी की तो हमारे पास फिलहाल कोई वैल्यू नहीं, तो इसको तो डी जी पड़ा रहने देते हैं। ए जी की वैल्यू माइनस यू है, तो ये आ गया डी जी अपॉन माइनस यू आ गया। इसी तरह tan थीटा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास आएगी इस ट्रायंगल से। tan थीटा 2 ये डी जी पी, पहले निकाला डी जी ए। ट्रायंगल कौन सा भी ले सकते हैं, सिर्फ ज्योमेट्री है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पे थीटा 1 था तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने। अब थीटा 2 है तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल डी जी पी। इससे हम निकाल लेंगे माइनस ऑफ tan थीटा 2, क्योंकि माइनस आएगा क्योंकि इमेज बन रही है उल्टी। ये बात ध्यान रखने की, ये छोटी छोटी बातें गलती करवा देती है। तो माइनस थीटा 2 आएगा, ना कि थीटा 2। तो माइनस ऑफ tan थीटा 2 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी बाय ट्रायंगल डी जी पी। तो बाय ट्रायंगल डी जी पी माइनस ऑफ tan थीटा 2, ये tan माइनस ऑफ थीटा 2 की वैल्यू निकलेगी। ये आएगा परपेंडिकुलर डी जी अपॉन बेस जी पी, डी जी अपॉन जी पी। तो ये आएगा डी जी अपॉन जी पी। डी जी की हमारे पास वैल्यू नहीं है, मैंने पहले भी कहा था डी जी की वैल्यू नहीं है, पर जी पी की वैल्यू तो है। जी पी इमेज लेंथ v, तो इसकी वैल्यू हम v रख देते हैं। तो डी जी अपॉन वी, और क्योंकि ये माइनस में था तो ये माइनस tan माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो ये माइनस tan थीटा 2 आएगा डी जी अपॉन वी आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा tan phi 1 अपॉन tan phi 2 निकाल दिया, उनका कर लिया रेशियो, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। tan थीटा 1 और tan थीटा 2 निकाल लिया, अब इनको भी डिवाइड कर दिया, यानी tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। tan थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास आई थी डी जी अपॉन माइनस यू, डी जी अपॉन माइनस यू। यहाँ पे माइनस है क्योंकि माइनस का tan थीटा था, और ये आएगा डी जी अपॉन वी। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, पहले काट सकते हैं बाद में काट सकते हो। tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 हमारे पास आएगा, ये डी जी से डी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो v अपॉन यू बनेगा ना, v अपॉन यू। तो हमारे पास tan थीटा 1 और tan थीटा 2 की वैल्यू आई v अपॉन यू। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, h2 अपॉन h1 है, v अपॉन यू है। हाँ, सेकेंड इक्वेशन है क्या, एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड जो हमारे पास है, tan phi 1 अपॉन tan phi 2 इज इक्वल टू क्या है, tan phi 1 अपॉन tan phi 2 इज इक्वल टू h1v अपॉन h2u, h1v अपॉन h2u। ठीक है, अब देखो h1 अपॉन h2 तो हमारे पास है नहीं, v अपॉन u की वैल्यू आई है tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2, v1 और v2 की वैल्यू, v1 अपॉन v2 की वैल्यू आई है, ये h1 अपॉन h2 पढ़ा रहने देते हैं, v अपॉन यू क्या है, tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, μ1 tan phi 1 इज इक्वल टू μ2 tan phi 2। इससे हम क्या कर सकते हैं, tan phi 1 अपॉन tan phi 2 की वैल्यू क्या आएगी, μ2 अपॉन μ1। अब साइन आई अपॉन साइन आर म्यूटो अपॉन μ1 होता है, tan phi 1 अपॉन tan phi 2 म्यूटो अपॉन μ1 होगा। या फिर अगर ऐसे आपको यकीन नहीं हो तो आप करके देख सकते हैं कि tan phi 1 अपॉन tan phi 2 करेंगे तो म्यूटो अपॉन μ1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास tan phi 1 और tan phi 2 है RHS LHS में, तो हम इसको म्यूटो अपॉन μ1 लिख सकते हैं। ये आ गया हमारी कंडीशन। अब हम इसको कर देते हैं हमेशा की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, तो μ2 h2 tan थीटा 2 μ2 h2 tan थीटा 2 हमारे पास बराबर आ जाएगा μ1 h1 tan थीटा 1 की। तो ये हमारे पास लाग्रांजिस का लॉ आ गया, लाग्रांजिस का नियम आ गया। किया क्या हमने, पहले हमने डायग्राम कंसीडर किया। हमेशा हम लाइन जो पास करते हैं वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से करते हैं, सेकंड वाली जो बी पॉइंट से होके जाते हैं, पर यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर ओ से करेंगे, कर दी। और ये जो हमारी रे ये हमेशा के तरह पॉइंट ए से होते हुए पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करके पी
पर प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा हो गया डायग्राम। ये एंगल हमारा θ1 होता है, हमेशा ये -θ2 होता है। नया काम क्या किया, ये एंगल को φ1 मान लिया, इसको φ2 मान लिया। डायग्राम से tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू निकाल ली और दोनों को कर दिया डिवाइड। tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू निकाल ली, ये निकाल ली और दोनों को कर दिया डिवाइड। इसी तरह tan φ1 की वैल्यू निकाली, tan φ2 की वैल्यू निकाली और दोनों को कर दिया डिवाइड। क्या करना है कि tan θ1 और θ2 की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड करना है, tan φ1 φ2 की वैल्यू निकालनी है, आपस में डिवाइड करना है, इक्वेशन मान लेनी है। अब स्नेल कहता है कि μ1 sin φ1 इज इक्वल टू μ2 sin φ2, क्योंकि लेफ्ट साइड की सारी चीज़ें राइट साइड की सारी चीज़ों के बराबर होती है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने कहा क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो tan थीटा को लगभग बराबर sin थीटा की लिख सकते हैं, तो sin थीटा को भी तो लगभग बराबर tan थीटा की लिखेंगे। तो sin φ1 को tan φ1 और sin φ2 को tan φ2 लिख देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आई μ1 tan φ1 अपॉन μ2 tan φ2। sin φ1 और sin φ2 को tan φ1 और tan φ2 से रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू tan φ1 अपॉन tan φ2 लिख दिया। अब हमने जो रेशियो किया था उससे हमारा जो tan φ1 और रेशियो से हमारी tan φ1 अपॉन tan φ2 की वैल्यू जो आ रही है वो h1v अपॉन h2u आ रही है। अब हमने क्या किया, tan φ1 अपॉन tan φ2 जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से μ2 अपॉन μ1 आ रहा है, आ गया, रख दी वैल्यू। h1 अपॉन h2 को हम h1 अपॉन h2 हम एज इट इज रखते हैं। v अपॉन u जो है हमारे पास tan θ1 अपॉन tan θ2 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और μ2 h2 tan θ2 इज इक्वल टू μ1 h1 tan θ1 हमारे पास आ गया, जो कि हमारे पास था लाग्रांज लॉ। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।